फोटोसिंथेसिस जो है वो दो प्रकार की होती है, एक एनऑक्सीजनिक और दूसरी है ऑक्सीजनिक। एनऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है और ये मोस्टली बैक्टीरिया में होती है, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और हेलियोबैक्टीरिया में। और ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और वो होती है साइनोबैक्टीरिया में, एल्गी में और ऑल लैंड प्लांट्स। दोनों में पिगमेंट्स पाए जाते हैं और दोनों में पिगमेंट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं और वो लाइट एनर्जी भी ट्रैप करते हैं दोनों के पिगमेंट्स। लेकिन ऑक्सीजनिक और अनऑक्सीजनिक में जो डिफरेंस है वो पिगमेंट्स के अरेंजमेंट का है और पिगमेंट के एक्शन का है। ये पिगमेंट्स का अरेंजमेंट और पिगमेंट का एक्शन दोनों में डिफ़र करता है। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजनिक, जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसमें मोस्ट लैंड प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है 3 स्टेजेज में होती है, 3 स्टेजेज होती हैं। सबसे पहला स्टेज है लाइट कैप्चरिंग। जो सनलाइट है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, मोस्टली लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को कैच करता है। और ये जो लाइट एनर्जी को कैच करने वाले जो सिस्टम्स हैं वो मेम्ब्रेन के सरफेस पर सिचुएटेड होते हैं और वो 2 तरह के सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। हम पहले फोटो सिस्टम 2 को बताएंगे कि ये लाइट एनर्जी कैसे कैप्चर करता है। आप जानते हैं कि जो फोटो सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स है। किन किन चीज़ों का ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है? इसमें क्लोरोफिल ए है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन मैट्रिक्स है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में ये सारे स्ट्रक्चर हैं। ये जो है आपको जो दिख रहे हैं ग्रीन सर्कल्स, ये पिगमेंट्स हैं और पिगमेंट्स जो हैं सनलाइट एनर्जी को कैच करते हैं। सनलाइट एनर्जी में एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के रूप में ट्रेवल करती है। और फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स ये लाइट एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो वो पैकेट्स को ये पिगमेंट्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं और जब ये लाइट एनर्जी को पिगमेंट्स कैप्चर करते हैं तो इसमें जो पिगमेंट्स हैं एक तरह से एंटीना का काम करते हैं। तो इसको पिगमेंट एंटीना कहिए, चाहे इसको आप कहिए कि एंटीना कॉम्प्लेक्स कह लीजिए इसको। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स या एंटीना पिगमेंट्स ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं, वो एनर्जाइज होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है फोटॉन्स के द्वारा। तो उस एनर्जी को वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट, दूसरे से तीसरे, इस तरह से वो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं एंटीना पिगमेंट्स में। तो उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन्स खुद नहीं ट्रांसफ़र होते, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं पिगमेंट्स के, वन आफ्टर अनदर। और फिर जब ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एनर्जी फिर पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है उस एनर्जी को फनल करता है, उस एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है और वो होता है इस फोटो सिस्टम 2 में एक रिएक्शन सेंटर होता है। उस रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? रिएक्शन सेंटर में पेयर ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं। हम आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है 2 प्रकार का होता है। एक क्लोरोफिल ए होता है जो मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी जो है एसेसरी पिगमेंट है और ये फोटो सिस्टम 2 में इसका कंसंट्रेशन अधिक होता है फोटो सिस्टम 1 के कंपैरिजन में, तो इसमें ज़्यादा होगा। तो जब ये फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर में वो एनर्जी फनल होती है तो उस फनलिंग से एक इलेक्ट्रॉन बूस्ट होके एक्साइट होता है। बूस्ट होके जब एक्साइट होगा तो वो एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर को आएगा। फोटो सिस्टम 2 में भी रिएक्शन सेंटर है और फोटो सिस्टम 1 में भी रिएक्शन सेंटर है। तो वो फोटो सिस्टम एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर को पहुंचेंगे, बिल्कुल मैक्सिमम एनर्जी ले लेंगे, पीक बनाएंगे। इस तरह से देखिए पीक बन रही है और जब इसमें फोटो सिस्टम में ये पहुंचेंगे तो फिर इनको इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिएक्शन सेंटर में नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे। नेगेटिव निकल जाएगा तो नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएंगे और ये जो रिएक्शन सेंटर में नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा वो वाटर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और उसके अट्रैक्शन से वाटर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव होंगे।
जब वाटर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, ऑक्सीजन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएगा और प्रोटॉन्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जिस चीज़ से निकलता है वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहाँ पर वाटर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एक एंजाइम होगी, प्रोटीन जिसको कहिए, प्रोटीन सभी एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। तो ये जो प्रोटीन होगा वो मैग्नीज कंटेन करता है, और ये मैग्नीज जो है इस एंजाइम में वो इंटरमीडिएट कैरियर का काम करेगा इन दोनों के बीच में, वाटर और फोटो सिस्टम के बीच में, और फिर वो रिएक्शन सेंटर से होता हुआ, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया है, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। फिर यहाँ पर एक्साइटेड मतलब मैक्सिमम जब एक्साइटमेंट मैक्सिमम एनर्जी के लेवल पर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने वाले भी कैरियर्स होंगे मेम्ब्रेन में, और वो होगा PQ, प्लास्टोक्यूनिन। प्लास्टोक्यूनिन देखिए यहाँ पर है PQ, प्लास्टोक्यूनिन वो कैप्चर करेगा, रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए यहाँ पर ये पहले पीक गई, फिर ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, फिर इनकी एनर्जी रेगुलरली जो है वो कम होती जाएगी। तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट होगा तो वाटर को वो स्प्लिट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, वाटर स्प्लिट करेगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली जो है निकलते रहेंगे वाटर से। और ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, और ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल पोर्शन है। आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जानते हैं कि उसमें थाइलेक्वाइड मिलके ग्रेनम बनाते हैं, और ये स्टोमा उसके बाहर का सरफेस कंपार्टमेंट है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बूस्ट अप हो गए, और वहाँ से बूस्ट अप होकर हाईएस्ट एनर्जी पर पहुँच के फिर डाउन जाते हुए फिर फोटो सिस्टम 1 में ये आएगा। ये भी फोटो सिस्टम 1 देखिए फोटॉन एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। हाँ, एक बात और बतानी थी कि जब एंटीना पिगमेंट्स जो हैं अपनी एनर्जी को मैक्सिमम गैदर कर लेते हैं और उनको फनल करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करते, वहाँ पर एनर्जी मूव करती है। लेकिन फोटो सिस्टम 2 में यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और मैक्सिमम एक्साइटमेंट में पहुँच के ये यहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो हाईली एनर्जाइज्ड होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पर भी फोटॉन्स आएंगे और यहाँ से भी वो इलेक्ट्रॉन को उसी तरह से निकालेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिसिस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम 2 के ही द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। फोटो सिस्टम 2 पहले फंक्शन कर रहा है और फोटो सिस्टम 1 बाद में फंक्शन कर रहा है। दोनों के एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ अलग अलग है। फोटो सिस्टम 2 जो है 680 nm वेवलेंथ को कैप्चर करता है, और फोटो सिस्टम 1 जो है 700 nm वेवलेंथ को ये कैप्चर करता है। इसको ये बाद में है, लेकिन इसको हम 1 कह रहे हैं। इसका 1 नाम तब से पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ, और फोटो सिस्टम 2 जो है बाद में डिस्कवर हुआ। तो नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा कि बाद वाले को 1 कर रहे हैं और पहले वाले को 2 कर रहे हैं। तो ये पहले डिस्कवर हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से एक पीक बनी, एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, फिर ये आया फोटो सिस्टम 1 को, और फिर यहाँ पर एक्साइटमेंट हुआ क्योंकि ये फिर फोटॉन इसने कैप्चर किया, और एक्साइटमेंट के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, और फिर ये फेरेडॉक्सिन इनको कैप्चर कर रहा है, और वहाँ से NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, और NADP प्लस से NADPH बन जाएगा। फोटो सिस्टम जो 2 है वो 2 काम करेगा। एक तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करेगा, ये जो इसमें PQ है ये इलेक्ट्रॉन्स को ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो कुछ उनकी एनर्जी डिप्लीट होगी, और उस एनर्जी को लेके ये जो कैरियर्स हैं इनमें थोड़ा सा कन्फॉर्मेशनल चेंज होएगा, मतलब इनके शेप में यहाँ पर चेंज आ जाएगा। और ये कम्प्लेक्स है B6F कम्प्लेक्स, या इसको BF कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिप्लीटेड एनर्जी को लेके इसके शेप में चेंज होगा, और ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप करेगा। कहाँ पर? थाइलेक्वाइड के स्पेस में, या उसको हम ल्यूमेन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन हमें 2 जगहों से मिले। एक तो
वाटर के ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन रिलीज हुए और दूसरे स्ट्रोमा से बीएफ कॉम्प्लेक्स ने पंप किया। तो फोटोसिस्टम 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कराता है, एटीपी का फॉर्मेशन कराता है और प्रोटॉन को पंप कराता है। दो फंक्शन हैं, लेकिन फोटोसिस्टम 1 जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कराएगा, NADPH का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन ये नहीं कराता है। क्योंकि देखिए सीधे यहाँ का जो प्रोटॉन है ये सीधे जाके यहाँ से ATP सिंथेज जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, और ये ATP सिंथेज जो है एंजाइम है, इसमें दो पोर्शन होंगे। ये पोर्शन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है वह F0 है और ये एक स्टॉक है और ये ऊपर नाभ है। तो ये स्टॉक और ये जो ऊपर का नाभ है ये दोनों मिलके हेड पोर्शन बनाते हैं और इसको कहते हैं F1। इतने पोर्शन को कहेंगे F1। और जो प्रोटॉन है वो इसी के थ्रू जो है फ्लो करके वो स्ट्रोमा में आएगा। ये जो F1 है इसका फंक्शन कैटेलिटिक है, ये कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा। एंजाइम है तो कैटेलिटिक फंक्शन होगा ही होगा, और ये ADP से ATP का फॉर्मेशन कराएगा और यहाँ पर प्रोटॉन्स जो हैं फिर रिटर्न हो रहे हैं स्ट्रोमा में। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। आप केमी ऑस्मोसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े होंगे कि केमी ऑस्मोसिस क्या होती है। केमी ऑस्मोसिस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है थाइलेक्वाइड स्पेस में या थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के 3 कारण हैं। एक तो वाटर जो है स्प्लिट करता है और ये प्रोटॉन बन गया। दूसरा, बीएफ कॉम्प्लेक्स ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप किया स्पेस में, थाइलेक्वाइड स्पेस में या थाइलेक्वाइड ल्यूमेन में, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, ये जो प्रोटॉन जा रहे हैं वो फिर रिटर्न होकर कहीं यहाँ आ रहे हैं। तो स्ट्रोमा में जो है प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया और थाइलेक्वाइड स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अधिक हो गया। तो यहाँ पर यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। यहाँ पर एसिडिक हो गया थोड़ा और यहाँ पर थोड़ा बेसिक हो गया, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से, कारण से प्रोटॉन्स इधर अट्रैक्ट होंगे, रिटर्न होने की कोशिश करेंगे, फिर से स्ट्रोमा में आएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से फिर मैट्रिक्स में प्रोटॉन इसी ATP सिंथेज के द्वारा रिटर्न हो रहे थे, उसी प्रकार थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से भी प्रोटॉन्स जो हैं उसी तरह से रिटर्न होते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वाटर से निकल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे इनका रूट बन रहा है। पहले फोटोसिस्टम 2 में गए, फिर PQ प्लास्टोक्यूनोन में आए, प्लास्टोक्यूनोन में आए और फिर वहाँ से आ गए BF कॉम्प्लेक्स में। BF कॉम्प्लेक्स से फिर ये एनर्जी डाउन होती गई और फिर आ गए प्लेस्टोसाइनिन, जो कि एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। और फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फोटोसिस्टम 1 में आए, ये ऑलरेडी भी एक्साइट होकर फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से फोटोसिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन्स फिर पीक पकड़ते हैं और फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड मेंटेन करते हैं। फेरेडॉक्सिन ये एक ऐसी प्रोटीन है जो आयरन और सल्फर कंटेन करती है और स्ट्रोमल साइड में होगी। ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन में ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा की तरफ ये होगा, वो रिसीव करके फिर NADP रिडक्टेज, ये जो मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होगी जो NADP प्लस को रिड्यूस करेगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाके लगेंगे, जुड़ेंगे, वो चीज़ रिड्यूस होगी, तो उसको रिड्यूस करके ये NADPH बना देंगे। तो हमने पढ़ा कि कैसे लाइट एनर्जी कैप्चर हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन बूस्टअप हुए और एक्साइट हुए, और कैसे उसके बाद एक्साइटमेंट के बाद वाटर की कैसे स्प्लिटिंग हुई और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करने शुरू किए और NADPH का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें ATP का भी फॉर्मेशन हुआ ATP सिंथेस के द्वारा। हम आपको बता रहे हैं कि केमी ऑस्मोसिस थियरी जो है वो क्या होती है। जब प्रोटॉन हायर ग्रेडियंट में जहाँ होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा, तो ये एंजाइम उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज़ करके ADP से ATP का फॉर्मेशन करेगा। इसी को केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन पहले ये सोचा जाता था, जब तक केमी ऑस्मोसिस थियरी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, कि ये
शायद एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है ये हाई एनर्जी ग्रुप्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और हाई एनर्जी ग्रुप्स के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन केमी ऑस्मोसिस थ्योरी के बाद वो आइडिया ट्रांसफ़र ऑफ हाई एनर्जी केमिकल ग्रुप्स जो है वो आइडिया रिजेक्ट हो गई। तो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हम लोगों ने दो पढ़ा, कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और यूजिंग लाइट एनर्जी टू मेक एटीपी एंड एडीपी। तो यहाँ तक से हमने दो ये स्टेप आए, ये लाइट डिपेंडेंट है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो हैं ये लाइट डिपेंडेंट हैं और इसका जो थर्ड स्टेप है ये लाइट इंडिपेंडेंट है। मतलब लाइट रहे या न रहे, लेकिन दो चीज़ मिलनी ज़रूरी है। एटीपी और NADPH की सप्लाई जब तक बनी रहेगी तब तक ये NADPH ये पावर करेगा किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए। कहाँ से ये सिंथेसिस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू लीव्स में आएगी और उनको कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में रिड्यूस करेगा। कौन सी चीज़ रिड्यूस करेगा? NADPH। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यही फॉर्मेशन होगा। समझिए कि ग्लूकोज बनेगा। इसके आगे जो चीज़ें होंगी वो जैसे केल्विन साइकिल है या C3C4 प्लांट्स हैं, फोटो रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।